वेलकम टू माय ऑल डियर स्टूडेंट्स। धुरंधर क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम मेंसुरेशन का 3D का पार्ट हम शुरू करने जा रहे हैं। हमने 2D की 9 क्लासें दे दी है। आप 2D की सभी क्लासें देख लें और आज हमारी 3D शुरू होने जा रही है। मेंसुरेशन में 3D का टॉपिक। तो चलो शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो देखिए, पहले कुछ बेसिक बता देते हैं, इसके बाद कंटिन्यू करते हैं। हमारा टॉपिक चल रहा है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन के 2D का पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। आज 3D का पार्ट है, 3 डायमेंशनल का पार्ट है। 3 डायमेंशनल में हम क्या क्या पढ़ेंगे? पहला पढ़ेंगे घन के बारे में पढ़ेंगे। घन जिसे हम क्यूब बोलते हैं। दूसरा पढ़ेंगे घनाभ। घनाभ को क्यूबॉइड बोलते हैं। तीसरा पढ़ेंगे घनाभ हो गया। बेलन पढ़ेंगे तीसरा। बेलन को बोलते हैं सिलेंडर बोलते हैं। चौथा टॉपिक पढ़ेंगे शंकु जिसे हम कॉन बोलते हैं। और पांचवा टॉपिक हम पढ़ेंगे गोला जिसे हम सर्कल बोलते हैं। गोला को सर्कल बोलते हैं। और छठा टॉपिक पढ़ेंगे अर्धगोला। जिसे हम हेमिस्फीयर बोलते हैं। तो हम 3D में कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे? तो मैंने 2D के पार्ट में भी मैंने सब कुछ बता दिया। 2D की हमारी लगभग 9 क्लासें हो चुकी है और 3D की भी लगभग 9 क्लासें हो जाएगी। 3D की भी हमारी लगभग 9 से 10 क्लासें हो जाएगी। और 3D में पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे घन के बारे में पढ़ेंगे। घन को हम इंग्लिश में क्यूब बोलते हैं। दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे घनाभ के बारे में, जिसे हम इंग्लिश में क्यूबॉइड बोलते हैं। तीसरा टॉपिक है बेलन, जिसे हम सिलेंडर बोलते हैं। चौथा टॉपिक शंकु जिसे हम कॉन बोलते हैं। और पांचवा टॉपिक है गोला, जिसे हम सर्कल बोलते हैं। और अर्धगोला जिसे हेमिस्फीयर बोलते हैं। और आज हम क्या शुरू करेंगे? आज हम घन और घनाभ के बारे में पढ़ेंगे। ओनली फॉर घन और घनाभ के बारे में पढ़ेंगे। और मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो मेंसुरेशन की क्लास है, जो 2D की क्लास थी, वो भी पूरे के पूरे फॉर्मूले पे डिपेंड थी। 2D की क्लास थी, वो पूरे के पूरे फॉर्मूले पे डिपेंड थी। और जो ये 3D की क्लास है, वो भी पूरे के पूरे फॉर्मूले पे डिपेंड है। तो आपको मेंसुरेशन की क्लास में फॉर्मूले याद होने आवश्यक है। यदि आपको फॉर्मूले याद नहीं है तो आपके सवाल नहीं हो पाएंगे। तो 2D में भी मैंने सारे के सारे फॉर्मूले आपको लिखवा लिए थे। तो आप फॉर्मूले की क्लास, हमारी प्लेलिस्ट बनी है फॉर्मूला की, तो मैथमेटिक्स फॉर्मूला की प्लेलिस्ट में जाके देख ले सभी फॉर्मूले। तो वहाँ पे आपको सभी फॉर्मूले मिल जाएंगे। और एक एक मिनट के मैंने शॉर्ट्स वीडियो बनाए हैं, उसमें भी सारे के सारे फॉर्मूले मैंने बता रखे हैं। तो आप वो शॉर्ट्स देख ले या फिर प्लेलिस्ट बनी है उसके वीडियो को देख ले, तो आपको वहाँ पे मेंसुरेशन के सभी फॉर्मूले मिल जाएंगे। तो आज हम शुरू कर रहे हैं घन के बारे में और घनाभ के बारे में शुरू कर रहे हैं। तो चलो टॉपिक शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है घन जिसे हम क्यूब बोलते हैं। घन जिसे हम क्यूब बोलते हैं। तो घन की आकृति कैसी होती है? तो घन की आकृति जैसे एक वर्ग के आकार की होती है। प्रत्येक पृष्ठ एक वर्ग होता है। घन में क्या होता है? प्रत्येक पृष्ठ एक वर्ग होता है। और घनाभ में क्या होता है? प्रत्येक पृष्ठ एक आयत होता है। घन में प्रत्येक पृष्ठ एक वर्ग होता है और घनाभ में प्रत्येक पृष्ठ एक आयत होता है। ये एक घन की आकृति है। ये क्या एक घन है और इसमें सभी भुजाएं बराबर होती है। ये भुजा ए है तो ये भुजा भी ए होगी और ये भुजा भी ए होगी। ये इसकी लंबाई है ए और ये इसकी चौड़ाई है ए और ये इसकी ऊंचाई है ए। सभी भुजाएं बराबर है। तो घन का आयतन, आपको यदि सूत्र याद नहीं होते तो आप इसमें निकाल भी सकते हो, लेकिन आपके एग्जाम में सूत्र याद होने चाहिए। आप एग्जाम में सूत्र निकालने मत बैठना। सूत्र निकालने बैठोगे तो आपका समय ज़्यादा बर्बाद होगा। तो आपको सूत्र याद होने चाहिए। तो इसीलिए मैं आपको यहाँ पे सूत्र निकालना नहीं बता रहा हूँ, डायरेक्ट आपको याद होना चाहिए। तो मैं डायरेक्ट सूत्र लिखवा लेता हूँ और आप सूत्रों को याद कर लेना, क्योंकि आप सूत्र निकाल भी सकते हो, लेकिन निकालने में आपको लगभग 2 से 3 मिनट लग जाएंगे। तो इससे अच्छा है कि आप डायरेक्ट सूत्र याद रखो। पहला सूत्र है घन का आयतन। घन का आयतन
घन का आयतन क्या होता है? घन का आयतन होता है भुजा क्यूब। भुजा क्यूब, घन का आयतन क्या होता है? भुजा क्यूब। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, दूसरा सूत्र है घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 6 इंटू भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर। घन का आयतन क्या होता है? तो भुजा क्यूब। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? तो 6 इंटू भुजा स्क्वायर होता है। और तीसरा सूत्र होता है घन का विकर्ण। घन का विकर्ण, घन का विकर्ण ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? √3 इंटू भुजा। ये 3 सूत्र आपको याद होने चाहिए, तो इस घन में ये सवाल हो पाएंगे। तो आज हम 2 टॉपिक पढ़ेंगे। पहला टॉपिक पढ़ेंगे घन और दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे घनाभ के बारे में। घन और घनाभ के बारे में जैसे जैसे हम टॉपिक को आगे लेके चलते रहेंगे वैसे वैसे मैं सूत्र लिखवाता रहूँगा। आज मैं ओनली फॉर घन और घनाभ के सूत्र लिखवा रहा हूँ, बेलन, शंकु, गोला और अर्धगोला का नहीं लिखवा रहा हूँ, क्योंकि यदि मैं ये भी लिखवा लूँगा तो सभी खिचड़ी बन जाएगी। क्योंकि मैं आज सवाल करवाऊंगा ओनली फॉर घन और घनाभ के बारे में सवाल करवाऊंगा और ओनली फॉर इसी के घन और घनाभ के ही सूत्र लिखवाऊंगा, ताकि आपको ये सूत्र याद हो जाए। वरना मैं सभी सूत्र एक साथ लिखवा दूंगा और फिर सवाल करवाऊंगा तो आपकी सभी खिचड़ी बन जाएगी, आपको सूत्र याद नहीं हो पाएंगे। तो इससे अच्छा है कि हम जैसे जैसे टॉपिक को आगे बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे सूत्र लिखते जाएंगे। तो घन के ये सभी सूत्र देख लो, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लेना। घन को इंग्लिश में क्यूब बोलते हैं। ये घन की आकृति, घन का प्रत्येक पृष्ठ कैसा होता है? तो वर्ग के आकार का होता है। वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती है। इसी तरह घन के प्रत्येक पृष्ठ क्या होता है? उसमें चारों भुजाएं बराबर होती है। घन का आयतन क्या होता है? भुजा क्यूब होता है। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 6 इंटू भुजा स्क्वायर। घन का विकर्ण क्या होता है? तो √3 इंटू भुजा। घन का विकर्ण √3 इंटू भुजा। ये घन के बारे में ये आप स्क्रीनशॉट ले लो। चलो अब घनाभ के बारे में देखते हैं, इसके बाद हम सवाल को करते हैं। अब दूसरा है घनाभ। घनाभ जैसे हम इंग्लिश में क्यूबॉइड बोलते हैं, क्यूबॉइड बोलते हैं। घनाभ का प्रत्येक पृष्ठ कैसा होता है? आयत के आकार का होता है। प्रत्येक पृष्ठ कैसा होता है? आयत के आकार का। मैं चित्र बना लेता हूँ। ये घनाभ की आकृति बन रही है। ये घनाभ है, ये घनाभ है। इसमें ये लंबाई है, ये चौड़ाई है और ये ऊंचाई, जिसे ये हाइट, ये लंबाई है, ये चौड़ाई है और ये ऊंचाई है। घनाभ को इंग्लिश में क्यूबॉइड बोलते हैं। ये एक घनाभ की आकृति है जिसमें ये लंबाई है, ये लंबाई और ये चौड़ाई और ये ऊंचाई है, ये ऊंचाई है। और घनाभ का प्रत्येक पृष्ठ कैसा होता है? तो आयताकार होता है। तो घनाभ का आयतन का सूत्र क्या है? पहला देखो, घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन क्या होता है? घनाभ का आयतन लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। घनाभ का आयतन क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। ये घनाभ का आयतन का सूत्र है। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2LB + BH + HL। ये आप वहाँ पे निकालने बैठोगे तो आपका नहीं हो पाएगा, क्योंकि निकालोगे तो कैसे निकालोगे? जैसे ये एक पृष्ठ है, ये यदि आपको संपूर्ण पृष्ठ निकालना है तो ये आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2LB + BH + HL। ये याद होना चाहिए। यदि कई स्टूडेंट क्या करते हैं कि वहाँ पे निकालने बैठते हैं तो निकालने में लगभग 5 मिनट उनके बिगड़ जाते हैं। ये क्या करेंगे? ये एक पृष्ठ है, तो ये एक पृष्ठ है, तो ये पृष्ठ का क्या है? ये लंब और ये हाइट, तो इसका लंबाई और इसकी ऊंचाई, ये लंबाई और ये ऊंचाई, और इसकी पीछे जो पृष्ठ है ये लंबाई और ये ऊंचाई, ये लंबाई और ये ऊंचाई, तो ये 2LH हो जाएगा। ये 2L और H हो जाएगा। यहाँ पे इस पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है तो ये ब्रीथ और ये हाइट,
ये इसका क्षेत्रफल निकल गया, ये ब्रीथ और ये हाइट, ये जितना का होगा उतना का ये प्रश्न होगा। अब ये ऊपर वाला निकालना है तो क्या करेंगे, लंबाई और चौड़ाई, ये लंबाई और चौड़ाई है तो इसका भी ये लंबाई हो जाएगी और ये चौड़ाई हो जाएगी। तो इस तरह से यही आएगा तो कि 2LB प्लस BH प्लस HL। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो गया, 2LB प्लस BH प्लस HL हो गया। घनाभ का विकर्ण का क्या सूत्र है, घनाभ का विकर्ण, घनाभ का विकर्ण, घनाभ का विकर्ण ज्ञात करने का सूत्र रूट L² प्लस B² प्लस H², ये घनाभ का विकर्ण ज्ञात करने का सूत्र है। तो आज हमने क्या पढ़ा, ओनली फॉर हम घन और घनाभ के बारे में पढ़ रहे हैं, ओनली फॉर घन और घनाभ के बारे में। तो घन के सूत्र तो मैंने पहले लिखवा लिए, अब ये घनाभ के सूत्र देखिए। घनाभ को इंग्लिश में क्यूबॉइड बोलते हैं। ये घनाभ की आकृति है, ये लंब, ये लंबाई है, ये चौड़ाई है और ये ऊंचाई है। घनाभ का आयतन क्या होता है, तो लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो 2LB प्लस BH प्लस HL। घनाभ का विकर्ण क्या होता है, तो घनाभ का विकर्ण निकालने का सूत्र रूट L² प्लस B² प्लस H², रूट L² प्लस B² प्लस H²। ये इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, ये घनाभ। और इसके बाद क्या है, जो बेलन वगैरह है, बेलन, शंकु, गोला, अर्धगोला, इसके सूत्र में कल जैसे जैसे हम टॉपिक को आगे लेके चलते रहेंगे वैसे मैं सूत्र लिखवाता रहूँगा। तो आज ओनली फॉर हम घन के बारे में देख रहे हैं और दूसरा घनाभ के बारे में देख रहे हैं। तो इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं आपको सवाल करवाता हूँ, चलो सवाल देखिए। देखो, एक बॉक्स की लंबाई, चौड़ाई व ऊंचाई क्रमशः 1.20 मीटर, 0.60 मीटर व 0.30 मीटर है। बॉक्स का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। हमें बॉक्स का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक घन की आकृति बना रही है। देखो बॉक्स तो कैसा हो सकता है, घन भी हो सकता है या घनाभ भी हो सकता है। तो यहाँ पे क्या है, ये प्रत्येक भुजा क्या अलग अलग है। तो ये कौन सी, एक घनाभ की आकृति है। बॉक्स की आकृति कैसी, घनाभ की आकृति। आपको एग्जाम में चित्र बनाना नहीं है, आपको डायरेक्ट सवाल को सॉल्व करना है। लेकिन मैं यहाँ पे आपको समझाने के लिए, चित्र समझाने के पर्पस से मैं आपको चित्र बना के दिखा देता हूँ। जैसे ये इस टाइप का एक बॉक्स बनेगा, ये बॉक्स बनेगा। इसकी लंबाई कितनी है, लंबाई है 1.20 मीटर, चौड़ाई कितनी है 0.60 मीटर और ऊंचाई कितनी है 0.30 मीटर है। बॉक्स का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमें घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो 2LB प्लस BH प्लस HL, ये सूत्र होता है। तो इसमें मान पुट कर लो, आंसर निकल जाएगा। 2LB इसका गुणा करवाओ, डायरेक्ट गुणा करवा दूं मैं, डायरेक्ट गुणा करवा दूं, चलो डायरेक्ट गुणा करवा लेते हैं, क्योंकि आप मान रखोगे और फिर आंसर निकालोगे, या फिर डायरेक्ट गुणा करवा लो, ये ज़्यादा बेहतर है। ये 12 है और ये 6 है। तो 12 में 6, 12 छंग 72 होता है, 12 छंग 72, इसका गुणा करवाओ। ये लंबाई है और ये चौड़ाई है, ये L और ये B, ये लंबाई ये चौड़ाई। तो 2LB है, तो 12 में 6 का गुणा करवाओ, तो 12 छंग 72। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 72, और यहाँ पे 2 संख्या के बाद पॉइंट है, तो 2 संख्या के बाद यहाँ पे पॉइंट लगा लो। प्लस BH, ये B और ये H, ये इसका गुणा करवाओ, 6 में 3 का गुणा करवाओ, 6 में 3 का गुणा करवाओ, ये क्या हो जाएगा 76 18 आएगा, 76 18। ये चौड़ाई और ये ऊंचाई, इन दोनों का गुणा करवाओ। B और H मतलब ब्रीथ और हाइट का गुणा करवाओ, 76 18। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 18 आ जाएगा। और कितनी संख्या के बाद पॉइंट है, 2 संख्या के बाद पॉइंट है, तो 2 संख्या के बाद यहाँ पे पॉइंट लगा लो। प्लस HL, ये हाइट और ये लंबाई, ये H और ये L है। ये 12 में 3 का गुणा करवाओ, 12 या 36 होता है, तो यहाँ पे 36 लिख लो। 2 संख्या के बाद पॉइंट है, तो 2 संख्या के बाद यहाँ पे पॉइंट लगा लो। अब इसको सोल्व करो। 2 यहाँ पे 72, यहाँ पे सभी 2 संख्या के बाद पॉइंट है, तो पॉइंट को तो हम लास्ट में लिख लेते हैं। अब इनको जोड़ दो, इनको जोड़ दो, ये 72 प्लस 18 36, और ये कितना हो जाएगा, ये 54 हो जाएगा, 54 हो जाएगा। और 2 इंटू 72 और 54 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 4 2 6 5 और 7
5 और 7 12, 126। इनका गुणा करवाओगे तो कितना हो जाएगा? 6 2 की 12 का 2 हासिल है 1, 12 2 की 24 और 1 25। और यहाँ पे क्या आ रहा था? 2 संख्या के बाद पॉइंट आ रहा था, तो 2 संख्या के बाद यहाँ पे पॉइंट लगा लो और ये वर्ग मीटर आएगा। वर्ग मीटर, क्षेत्रफल निकालना है तो वर्ग मीटर, तो 2.52 वर्ग मीटर। ये इसका आंसर आ गया, ये इसका आंसर आ गया, ये इसका आंसर आ गया। एक बार इस सवाल को वापस समझना, यदि किसी स्टूडेंट को नहीं समझ में आया तो इस सवाल को मैं एक बार वापस समझा लेता हूँ। तो एक बार वापस ध्यानपूर्वक समझना। एक बॉक्स की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है। लंबाई ये दे रखी है 1.20, ये 1.20। मैं आपको ये चित्र समझाने के पर्पज से मैंने बनाया, आपको एग्जाम में ये चित्र बनाना नहीं है। आप डायरेक्ट क्या करोगे? डायरेक्ट इसका और इसका दोनों का गुणा करवाओगे। ये लंबाई है, ये चौड़ाई और ये ऊंचाई है। पहले इन दोनों का गुणा करवाओ और डायरेक्ट यहाँ पे लिखो। इन दोनों का गुणा करवाओगे कितना आएगा? 12 छंग 72 आएगा, तो डायरेक्ट 72 लिख लो। अब इन दोनों का गुणा करवाओ, ये 6 और 3 का गुणा करो, 76 या 18, तो यहाँ पे 18 लिख लो और 2 संख्या के बाद पॉइंट है पॉइंट लगा लो। यहाँ पे भी 2 संख्या के बाद पॉइंट है पॉइंट लगा लो। अब इसका और इसका गुणा करो। पहले इन दोनों का गुणा करवाना है, फिर इन दोनों का गुणा करवाना है और फिर इसका और इसका गुणा करवाना है। इसका और इसका, ये 12 36, इन दोनों का गुणा करवाओगे तो 36 आएगा, तो ये 36 लिख लो और 2 संख्या के बाद पॉइंट लगा लो। अब इनको जोड़ दो। ये 2 संख्या सभी के आगे पॉइंट लगा हुआ है, 2 संख्या के बाद पॉइंट लगा हुआ है, तो ये पॉइंट तो बाद में लगा सकते हो। आप 72 लिखो, 18 36 54, 72 और 54 जोड़ोगे तो 126 आएगा। 126 में 2 का गुणा करोगे तो 252 आ जाएगा और 2 संख्या के बाद पॉइंट लगा लोगे तो 2 संख्या के बाद ये पॉइंट, तो 2.52 ये इसका आंसर आ गया, ये इसका आंसर आ गया। तो इस तरह से आप करोगे। ये इस तरह से आपको क्या है, ये चित्र भी नहीं बनाना है और आपको ये सूत्र भी नहीं लिखना है। सूत्र आप ऑटोमेटिक आपने ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर रखी है तो ये सूत्र आपके दिमाग में वैसे भी बैठ जाएगा। तो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है, तो पहले लंबाई और चौड़ाई का गुणा करना है। यहाँ पे पहले 2 लगा लेना, फिर लंबाई और चौड़ाई दोनों का गुणा, फिर ये चौड़ाई और ऊंचाई दोनों का गुणा, फिर ये लंबाई और ऊंचाई इन दोनों का गुणा। पहले इन दोनों का गुणा, ये इन दोनों का गुणा, फिर इन दोनों का गुणा, फिर इन दोनों का गुणा, इन दोनों का गुणा, फिर इनको जोड़ के फिर 2 का गुणा कर लो तो क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो ये इसका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट सवाल क्या है? एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 864। एक घन है और उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 864 है। 864 वर्ग सेमी है, और तो घन की भुजा सेमी में होगी, तो हमें घन की भुजा निकालनी है। तो हम जानते हैं कि यह संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें दे रखा है कि 864, तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 6 × भुजा स्क्वायर, 6 × भुजा स्क्वायर होता है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दे रखा है? 864 दे रखा है, 864 दे रखा है। और ये कितना सूत्र क्या था? 6 × भुजा स्क्वायर होता है। भुजा स्क्वायर एज इट इज लिख लिया। अब 6 में ये काट लो, 6 से ये काट लो, कितने बार कटेगा? क्योंकि यहाँ पे ये गुणा हो रहा है, इधर जाएगा तो वैसे भी भाग में जाएगा, तो ये इससे ये काट लो, कितनी बार जाएगा? 6 × 6, 2 बचा 6 चौक 24, 6 चौक 24, 2 बचा 6 चौक 24, तो भुजा स्क्वायर कितना आ गया? 144 आ गया। तो भुजा कितना? 144 किसका वर्ग होता है? तो 12 का वर्ग होता है, तो 12 इसका आंसर आ गया। 144 किसका वर्ग होता है? तो 12 का वर्ग होता है, तो 12 इसका आंसर आ गया। तो ये भुजा कितनी की आ गई? 12 सेमी की आ गई। भुजा कितनी की आ गई? 12 सेमी की आ गई। ये इसका आंसर आ गया, ये इसका आंसर आ गया। तो एक बार इस सवाल को वापस समझना। सवाल क्या बोल रहा था? सवाल बोल रहा है एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 864 वर्ग सेमी है। तो हमें घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है कि 864 वर्ग सेमी। हमें घन की भुजा ज्ञात करनी है। तो घन की भुजा कैसे ज्ञात करेंगे? तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 × भुजा स्क्वायर होता है। तो ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दे रखा है? 864। तो ये 864 हमने लिख लिया, 6 × भुजा स्क्वायर ये एज इट इज लिख लिया। अब यहाँ पे 6 का यहाँ पे गुणा हो रहा है, तो इधर भेजो, तो इधर भाग में चले जाएगा, तो 6 से ये कैंसिल हो जाएगा। कितनी बार कटेगा? ये काटो, 6 × 6 एक बार गया, 2 बचा, 26 हो गया, तो 6 चौक 24,
6 चौक 24, 4 बार गया और कितना 2 बचा, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, ये 24 हो गया, 6 चौक 24, 144 आ गया। तो भुजा स्क्वायर कितना है 144, तो भुजा कितने हो जाएगी, कितने की हो जाएगी 144 किसका वर्ग है, 144 किसका वर्ग है, तो 144 12 का वर्ग है, 144 12 का वर्ग है, तो 12 इसका आंसर आ गया, ये 12 इसका आंसर आ गया। यदि मैं एक सवाल आपको दे देता हूँ तो आप कर लोगे, यदि मैं एक सवाल आपको देता हूँ तो आप कर लोगे, चलो एक सवाल आप कर लो। यदि मैं यहाँ पे लिख लूँ 864 की जगह लिख लेता हूँ, इस सवाल को थोड़ा बहुत परिवर्तित कर लेते हैं। एक घन का संपूर्ण पृष्ठ, यहाँ पे आपको ये एक सवाल आपको दे रहा हूँ, आपको करना है। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मैं इसकी जगह लिख लेता हूँ, इसकी जगह 864, तो ये मैं लिख लेता हूँ आपको 726 लिख लेता हूँ, 726 वर्ग सेमी है। घन की भुजा ज्ञात कीजिए, आपको घन की भुजा यहाँ पे ज्ञात करनी है और प्लस आयतन भी ज्ञात करना है, प्लस आयतन भी ज्ञात करना है, आयतन भी आपको ज्ञात करना है। आपको घन की भुजा भी ज्ञात करनी है और घन का आयतन क्या होता है वो भी आपको ज्ञात करना है। तो इस सवाल को आप खुद करिए, क्योंकि एक सवाल पहले मैंने घन आपके बारे में करवा लिया और घन के बारे में भी एक सवाल करवा लिया। इस सवाल की आप खुद प्रैक्टिस करो, क्योंकि आप जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक नहीं सीख पाओगे, क्योंकि खुद की प्रैक्टिस होना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप खुद प्रैक्टिस करिए। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है और आपको भुजा ज्ञात करनी है और आयतन ज्ञात करना है, तो ये सवाल कैसे हो पाएगा। ये देखो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है 726, तो हम जानते हैं कि घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 6 इंटू भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर होता है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दे रखा है 726 दे रखा है, तो यहाँ पे लिखिए 726 6 इंटू भुजा स्क्वायर, तो 6 से ये काटो कितनी बार कटेगा, ये 6 से ये काटो कितनी बार कटेगा, 6 कम 6 1 बचा, 6 2 की 12 और 6 कम 6 121 बार कटा ए स्क्वायर। भुजा स्क्वायर 121 है, भुजा कितने हो जाएगी 121 किसका वर्ग है, 121 किसका वर्ग है, तो 11 का वर्ग है। तो भुजा कितने की आ गई 11 सेमी की आ गई, 11 सेमी की भुजा आ गई। तो ये भुजा कितने की आ गई 11 सेमी की आ गई। अब हमें क्या ज्ञात करना है, भुजा भी ज्ञात करनी थी, तो भुजा आ गई 11 सेमी की। अब हमें आयतन ज्ञात करना है, तो हम जानते हैं कि घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन, घन का आयतन होता है भुजा क्यूब होता है। तो भुजा क्यूब, भुजा कितनी 11 सेमी की, तो 11 का क्यूब कर लो, 11 का क्यूब कितना होता है 1331, 11 का क्यूब कितना होता है 1331, तो 1331 इसका आंसर आ गया, 1331 इसका आंसर आ गया, 1331 इसका आंसर आ गया। तो ये इस सवाल को पूरा एक बार वापस समझ लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये सवाल क्या बोल रहा था इसको एक बार वापस समझ लीजिए। पहले सवाल बोल रहा था कि हमें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा था 864 और हमें घन की भुजा ज्ञात करनी थी। तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 इंटू भुजा स्क्वायर, हमें दे रखा था 864, तो 864 लिख लिया। ये 6 से ये काट लिया, कितनी बार कटेगा, क्यों काटा, क्योंकि ये यहाँ पे गुणा में है, इधर आएगा भाग में जाएगा, तो 6 से ये काटो कितनी बार जाएगा 144 बार जाएगा। तो भुजा स्क्वायर 144 है, भुजा कितनी की हो जाएगी, क्योंकि 144 किसका वर्ग है वो देखो, 144 12 का वर्ग होता है, तो ये 12 इसका आंसर आ गया, तो ये इसका आंसर आ गया। फिर मैंने सवाल को पलट लिया, मैंने क्या लिखा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 726 है और आपको भुजा ज्ञात करनी है और आपको आयतन ज्ञात करना है। तो आपको भुजा ज्ञात करनी है और इसका आयतन ज्ञात करना है। तो इसका भुजा ज्ञात करनी है, कैसे ज्ञात करेंगे, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 इंटू भुजा स्क्वायर होता है, 6 इंटू भुजा स्क्वायर, और ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दे रखा है 726, तो 726 लिख लिया 6 इंटू भुजा स्क्वायर। 6 से ये काटो कितनी बार कटेगा 121 बार कटेगा, भुजा स्क्वायर 121, तो भुजा कितने की आ जाएगी 11, क्योंकि 121 किसका वर्ग होता है, तो 121 11 का वर्ग होता है, तो 11 इसका आंसर आ गया। अब दूसरा क्या पूछा था, आयतन हमें ज्ञात करना है। तो ये आयतन, घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब होता है। यदि आपको सूत्र याद नहीं है, मेंसुरेशन के सवालों में आपको सूत्र याद नहीं है तो आपके सवाल नहीं हो पाएंगे, इसलिए पहले आप सूत्र याद कर लिए, क्योंकि मेंसुरेशन 2 भागों में डिवाइडेड, 2D में और 3D में। तो 2 डायमेंशनल में भी सभी सूत्र लगेंगे और 3 डायमेंशनल में भी सभी सूत्र लगेंगे। तो आप सूत्र याद कर लो, यदि सूत्र याद नहीं है तो सूत्र याद करने पड़ेंगे, क्योंकि जब तक आपको सूत्र याद नहीं होंगे तब तक सवाल नहीं हो पाएंगे। घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब होता है। भुजा कितनी है 11 सेमी की है, 11 यहाँ पे रखा, तो 11 का क्यूब कितना होता है 1331, 1331 इसका आंसर आ गया। यदि आपको क्यूब और क्यूब रूट और स्क्वायर रूट नहीं याद है तो आपको, मैंने जो पहले जो क्लासें हो चुकी थी, लगभग हमारी पहले
रीड की जो मैंने पहले क्लास शुरू की थी तब मैंने वर्ग और वर्गमूल, घन और घनमूल पढ़ा रखे, तो आप वो क्लासें देख ले तो आपको वर्ग और वर्गमूल और घन और घनमूल कैसे निकालते वो आपको याद आ जाएगा, याद हो जाएगा। चलो अब आगे देखते। ये देखिए, एक संदूक का माप 50 सेमी, 25 सेमी और 36 सेमी है। इस संदूक का कवर बनाने के लिए कितना कपड़ा चाहिए? हमें संदूक का कवर बनाना है, ये संदूक की माप दे रखी है और संदूक का हमें कवर बनाना है, तो कितना कपड़ा चाहिए ये हमें पूछा है। तो चलो मैं आकृति में आपको आकृति इसलिए समझा रहा हूँ कि आप आकृति बना के इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए, वरना आपको एग्जाम में आकृति बनानी नहीं, आपको डायरेक्ट सवाल को करना है। ये मैं आकृति बना रहा हूँ, ये एक संदूक की आकृति है, ये एक संदूक है। ये एक संदूक है, इसकी लंबाई कितनी है? 50 सेमी की है, चौड़ाई कितनी है? 25 सेमी की है, और ऊंचाई कितनी है? 36 सेमी की है, 36 सेमी की है, ऊंचाई 36 सेमी की है। और इस संदूक का कवर बनाने के लिए कितना कपड़ा चाहिए, कितना कपड़ा चाहिए ये हमें पूछा है। तो हमें क्या दे रखा है यहाँ पे? कपड़ा, कितना कपड़ा चाहिए, तो हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा? ये सेमी में दे रखा है, सेमी में दे रखा है, तो हमें कपड़ा चाहिए, तो मतलब कपड़े के लिए वो जो आंसर आएगा, क्षेत्रफल निकालेंगे, वो क्षेत्रफल हमेशा वर्ग सेमी में आता है, तो वर्ग सेमी में आता है। तो यहाँ पे डायरेक्ट देखो, ये मीटर दे रखा है तो ये तो आंसर गलत हो जाएगा, ये सेमी दे रखा है तो ये आंसर गलत हो जाएगा, और ये वर्ग मीटर है, ये आंसर गलत हो जाएगा, ये इसका राइट आंसर है। तो हमने सॉल्व किए बगैर ये डायरेक्ट इसका आंसर निकाल लिया, ये इसका आंसर है। मैंने डायरेक्ट सोल्व कर लिया क्योंकि मैंने ये आंसर निकाला, इन्हें डायरेक्ट सोल्व कर लिया। कैसे? एक संदूक का माप दे रखा है कि 50 सेमी, 25 सेमी और 36 सेमी है। इस संदूक का कवर बनाने के लिए कितना कपड़ा चाहिए? हमें कपड़ा चाहिए, तो कितना कपड़ा चाहिए? ये माप दे रखा है, सेमी में दे रखा है, तो हम क्षेत्रफल निकालेंगे, क्योंकि पूरे क्षेत्रफल पे कपड़ा ढकेगा ना, क्योंकि हमें संदूक को पूरा ढकना है तो पूरे क्षेत्रफल पर कपड़ा लगेगा, पूरे क्षेत्रफल पे लगेगा। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए ये सेमी है, तो क्षेत्रफल निकालेंगे तब क्या हो जाएगा? वर्ग सेमी में बदल जाएगा। सेमी किस में बदलेगा? वर्ग सेमी में। तो ये वर्ग सेमी इसका आंसर आ गया। ये मीटर, ये सेमी में है तो मीटर में तो बदलेगा नहीं, ये गलत हो जाएगा। ये सेमी में तो ये भी सेमी में, ये भी गलत हो जाएगा। सेमी है तो ये वर्ग मीटर, तो ये भी गलत हो जाएगा। ये वर्ग सेमी में, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैं आपको निकाल के भी बताऊंगा, मैंने ये डायरेक्ट निकाल, आप ये इकाई देख के भी आप पता लगा सकते हो, क्योंकि ये पूरे क्षेत्रफल पे कपड़ा लगाना है, ये सेमी में तो वर्ग सेमी में आंसर आएगा, आंसर हमेशा वर्ग सेमी में आएगा, तो ये इसका आंसर आ गया। ऐसे इकाई देख के भी आप पता लगा सकते हो। चलो हम इसको सोल्व करके भी मैं बता लेता हूँ। इसका क्षेत्रफल, तो घनाभ का क्षेत्रफल क्या होता है? घनाभ का क्षेत्रफल क्या होता है? 2LB प्लस BH प्लस HL। मैं आपको सूत्र नहीं लिखवा रहा हूँ, मैं डायरेक्ट ये कर रहा हूँ। ये LB लंबाई और चौड़ाई का गुणा करो, 2LB प्लस BH प्लस HL। सूत्र क्या होता है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का? 2LB प्लस BH प्लस HL, ये सूत्र होता है। आपको ये सूत्र याद हो जाना चाहिए। तो 2LB लंबाई और चौड़ाई का गुणा करो, 25 पचे 125, ये लंबाई और ये चौड़ाई, 25 पचे 125, तो यहाँ पे 125 आ जाएगा, ये जीरो प्लस, अब चौड़ाई और ऊंचाई, पहले इन दोनों का गुणा किया, अब इन दोनों का गुणा करो। 25 में 36 का गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा? 25 में 36 का गुणा करो, 25 में 36 का गुणा करना है, तो ये कितना आ जाएगा? 25 पचे 125, 25 छंग 150, तो 150 का जीरो, हासिल है 15, 25 या 75 और 15 कितना होता है? 75 और 15 90, तो ये हो जाएगा 900 प्लस, अब लंबाई और चौड़ाई का गुणा हो जाएगा, जो हो गया, चौड़ाई और ऊंचाई का गुणा हो गया। अब ऊंचाई और लंबाई का गुणा करना है, 36 में 50 का गुणा करना है, तो 36 में 50 का गुणा करो, कितना हो जाएगा? 6 पचानी 30 का जीरो, हासिल है 3, 5 या 15, 15 और 3 18 आ जाएगा, 1800 यह हो जाएगा। अब 2, ये 1250 प्लस 9 18 और 27, ये 2700 हो गया। अब इन 2 इंटू, अब इन दोनों को जोड़ो, ये 0 5, ये 7 9 2 3, इनका गुणा करो, ये 0, 5 2 की 10 का 0, हासिल है 1, 9 2 का 18, 1 19 का 9, हासिल है 1, 3 2 की 6 और 1 7, तो
7,900 वर्ग सेमी, ये इसका आंसर आ जाएगा। 7,900 वर्ग सेमी इसका आंसर आ गया। 7,900 वर्ग सेमी इसका आंसर आ गया। तो इस तरह से करना है, क्योंकि आपको जब तक सूत्र याद नहीं होगा तब तक सवाल नहीं हो पाएंगे, इसलिए आप पहले सूत्र याद कर ले और फिर मेंसुरेशन की क्लास देखना शुरू करें। तो ये क्या बोल रहा था सवाल, एक बार मैं सवाल को वापस रिपीट कर रहा हूँ, यदि किसी स्टूडेंट को अभी तक नहीं समझ में आया तो एक बार सवाल को वापस देखें। शॉर्ट तरीका क्या है वो भी मैं बता रहा हूँ, क्योंकि कई बार क्या होता है एग्जाम में कि ये इकाई देख के भी सवाल को सॉल्व किया जा सकता है, और दूसरा आप सॉल्व करके भी इसको सॉल्व कर सकते हो। ये देखो यहाँ पे सवाल दे रखा था, एक संदूक का माप 50 सेमी, 25 सेमी और 36 सेमी है। इस संदूक का कवर बनाने के लिए कितना कपड़ा चाहिए? तो आप पूरे क्षेत्रफल पे कवर लगाओगे, तो ये 50 सेमी ये लंबाई हो गया, ये चौड़ाई होगी और ये इसकी ऊंचाई होगी। ये लंबाई, ये चौड़ाई और ये इसकी ऊंचाई होगी। तो आपको क्या करना है, ये सेमी में दे रखा है, तो जो क्षेत्रफल निकलेगा, क्षेत्रफल हमेशा वर्ग सेमी में निकलता है। क्षेत्रफल ये सेमी में दे रखा है और क्षेत्रफल हमेशा वर्ग सेमी में निकलता है, तो वर्ग सेमी तो इसी में है, बाकी सब तो ये मीटर है, सेमी है, वर्ग मीटर है, तो ये आंसर तो गलत हो जाएगा। वर्ग सेमी इसी में, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। पहला तरीका ये। दूसरा तरीका क्या है कि इसका ये घनाभ का क्षेत्रफल क्या होता है? घनाभ का क्षेत्रफल 2LB + BH + HL, 2LB + BH + HL ये सूत्र होता है। 2LB + BH + HL ये सूत्र होता है। तो इसके आधार पे करो, आपको ये सूत्र, ये आकृति नहीं बनानी है और ये सूत्र नहीं लिखना है। ये आकृति एग्जाम में नहीं बनानी है और ये सूत्र नहीं लिखना है, डायरेक्ट करो। या आगे 2 लिख के इन दोनों का गुणा करो, इन दोनों का गुणा करो, 25 × 5 = 125, तो 125 और पीछे 0 0 लिख लो। पहले इन दोनों का गुणा करवाओ, पहले इन दोनों का गुणा करवाओ, पहले इन दोनों का गुणा किया, इन दोनों का गुणा किया, 25 × 5 = 125, तो यहाँ पे लिख लिया। फिर इन दोनों का गुणा करो, फिर इन दोनों का गुणा करो, 36 में 25 का गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा? पहले इन दोनों का गुणा, फिर इन दोनों का गुणा, 25 में 36 का गुणा करोगे तो 900 आ जाएगा। फिर इन दोनों का गुणा, अंत में इन दोनों का गुणा, पहले इन दोनों का गुणा करोगे, फिर इन दोनों का गुणा करोगे और फिर इन दोनों का गुणा करोगे, तो इन दोनों का गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा? 36 × 5 = 180 और पीछे 1 0 तो 1 0 लगा लोगे, तो ये आ जाएगा। तो आपको एग्जाम में ये भी लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपको एग्जाम में ये भी लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप डायरेक्ट इसको चित्र बनाए बगैर, चित्र को भी आपको एग्जाम में नहीं बनाना है, क्योंकि इसके नंबर नहीं मिलने वाले। आप चित्र बनाए बगैर और ये सूत्र लिखे बगैर ये डायरेक्ट करोगे। इन दोनों का गुणा करवाओगे तो इन दोनों का गुणा करवाओगे तो ये आएगा, फिर इन दोनों का गुणा करवाओगे, इन दोनों का गुणा करवाओगे तो ये आएगा, और फिर इन दोनों का गुणा करवाओगे तो ये आ जाएगा, और आगे 2 लगा लेना। तो फिर इन सबको जोड़ोगे तो ये आ जाएगा, इनमें ये गुणा करोगे तो 7,900 आ जाएगा। 7,900 वर्ग सेमी ये आ जाएगा, तो ये इसका आंसर आ गया। तो ये डायरेक्ट तरीका है कि आपको ये एग्जाम में ये नहीं बनाना है और ये सूत्र नहीं लिखना है, डायरेक्ट ये इन दोनों का गुणा, इन दोनों का गुणा, इन दोनों का गुणा, तो ये आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट देखो आगे क्या है। एक कक्षा कक्ष की लंबाई, एक कक्षा कक्ष की लंबाई 5 मीटर, एक कक्षा कक्ष है और उसकी लंबाई है 5 मीटर, चौड़ाई 3.5 मीटर, ऊंचाई 4 मीटर है। 20 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से चारों दीवारों पर पेंट कराने का व्यय होगा। चारों दीवारों पर पेंट कराना है तो उसका व्यय क्या होगा, मतलब कितना रुपया खर्च होगा, ये हमें देखना है। तो ये घनाभ जैसी ये एक आकृति है, कक्षा कक्ष है, ये कमरा कैसा है, घनाकार है, ये इस तरह से है। देखो ये थोड़ा डिफरेंट सवाल है, इसमें आप क्या है कि ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र नहीं लगाओगे क्योंकि हमें चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यहाँ पे लंबाई कितनी दे रखी है, लंबाई 5 मीटर दे रखा है, चौड़ाई कितनी दे रखी है, चौड़ाई 3.5 मीटर दे रखी है, और ऊंचाई कितनी दे रखी है, ऊंचाई 4 मीटर दे रखी है, और हमें 20 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से चारों दीवारों पर पेंट कराने का व्यय होगा। यदि हमें कमरे के सभी पृष्ठों पर पेंट करवाना होता, ये कमरा है, ये घनाकार कमरा, इसके सभी पृष्ठ पर, ये आगे का पृष्ठ और ये आगे का पृष्ठ, ये पीछे का पृष्ठ, ये इधर का पृष्ठ और ये इधर का पृष्ठ, ये ऊपर का पृष्ठ और ये नीचे का पृष्ठ, सभी पृष्ठ पर हमें पेंट करवाना होता तो हमें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल लगाते हैं। लेकिन हमें तो क्या करना है, चारों पृष्ठों का क्षेत्रफल निकालना है। कौन से, एक तो फर्स्ट आगे वाली दीवार और पीछे वाली दीवार, इधर वाली दीवार और इधर वाली दीवार, इस पे हमें पेंट करवाना है। ऊपर और नीचे पेंट नहीं करवाना है, तो ऊपर और नीचे ये दोनों दीवार छोड़नी है। तो हम इसका क्या करेंगे, घनाभ का प्रत्येक पृष्ठ कैसा होता है, आयताकार होता है, आयताकार होता है, हमें इसका निकालना है। तो ये देखो, ये
ये देखो ये आयत है, हमें इस दीवार पे पेंट करवाना है, ये चार दीवार पे पेंट करवाना है, एक ये दीवार और ठीक इसी साइज की ये दीवार, ये दोनों बराबर होगी, ये दीवार और ये दीवार, ये दोनों दीवार आपस में बराबर होगी। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, ये लंबाई और ये इसकी चौड़ाई, तो इन दोनों का गुणा करो, कितना 5 चौक 20, 5 चौक 20 और इसका भी 5 चौक 20 हो जाएगा, 20 और 20 कितना होता है, तो 40, तो 40 मीटर आ गया। अब इसका देखो ये एक पृष्ठ है, ये एक पृष्ठ है और दूसरा ये एक पृष्ठ है, हमें इस पर ही पेंट करवाना है। यदि 6, देखो घनाभ में टोटल कितने पृष्ठ होते हैं, ये अगर 6 पृष्ठ, एक देखो ऊपर और नीचे हमें पेंट नहीं करवाना है, आगे पेंट करवाना है, पीछे पेंट करवाना है, इधर पेंट करवाना है और इधर देखो मैं यहाँ पे नंबर लिख लेता हूँ, 1 और 2, यहाँ पे 2, ये 3 और 4, इन पृष्ठ पे हमें पेंट करवाना है। लेकिन यहाँ पे नीचे और ऊपर पेंट नहीं करवाना है, ये नीचे जो तल है इस पे पेंट नहीं करवाना है और ऊपर पेंट नहीं करवाना है, आगे की दीवार है उस पे पेंट करवाना है, पीछे की दीवार है उस पे पेंट करवाना है, इधर पेंट करवाना है और इधर पेंट करवाना है, 4 दीवारों पे पेंट करवाना है। तो इसकी लंबाई और इसकी चौड़ाई इन दोनों का गुणा करो, 5 चौक 20, 20 और ये पीछे वाला फिर 20, 20 और 20 कितना हो गया, 40 मीटर हो गया। और इधर वाले पृष्ठ को देखो, ये 3.5 मीटर और ये 4 मीटर, 3.5 मीटर और 4 मीटर, इन दोनों का गुणा करवाओगे तो कितना हो जाएगा, ये जितना पृष्ठ होगा वही पृष्ठ ये होगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये 4 5 20 का 0 हासिल आई 2, 4 3 12, 12 और 1 13, 4 3 12 कि ये 3.5 मीटर और ये 4 मीटर, इन दोनों का गुणा, 5 चौक 20 का 0 हासिल आई 2, 4 3 12, 12 और 2 14, ये 14 और ये 14 और 14 28 सेमी, 28 मीटर। तो इस पे हमें पेंट करवाना है। ये 2 दीवारें आ गई, ये 2 दीवारें आ गई, तो अब ये जोड़ो कितना हो जाएगा, ये 8 4 5 6 68 मीटर, 68 वर्ग मीटर ये हमारा क्षेत्रफल आ गया। 68 वर्ग मीटर क्षेत्रफल पर हमें क्या करना है, पेंट करवाना है। तो यहाँ पे प्रति वर्ग मीटर पेंट का रुपया कितना लग रहा है, 20 रुपया। 1 मीटर का कितना रुपया लग रहा है, 20 मीटर। एक वर्ग मीटर का कितना रुपया लग रहा है, 20 रुपया। तो 68 वर्ग मीटर का कितना रुपया लगेगा, 68 × 20 कर लो, तो ये आ जाएगा 8 2 की 16 का 6 हासिल है 1, 6 2 की 12, 12 और 1 13, 1360 रुपया, 1360 रुपया लगेगा, 1360 रुपया लगेगा। कितना रुपया लगेगा, तो 1360 रुपया लगेगा। तो सवाल क्या था, सवाल बोल रहा था एक कक्षा कक्ष की लंबाई 5 मीटर, चौड़ाई 3.5 मीटर, ऊंचाई 4 मीटर है और प्रति वर्ग मीटर 20 रुपये लग रहा है, तो चारों दीवारों पर पेंट कराने का व्यय होगा। यदि ऊपर और नीचे भी पेंट करवाना होता तो हम क्या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लगा लेते, लेकिन हमें यहाँ पे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र नहीं लगाना है। क्यों, क्योंकि ये ऊपर वाली दीवार और नीचे वाली दीवार पर हमें पेंट नहीं करवाना है, ओनली फॉर ये आगे पीछे और ये दाएं बाएं ही पेंट करवाना है। तो इसका क्षेत्रफल 5 चौक 20, 20 और पीछे वाली दीवार 20, तो 20 और 20 40, और इधर वाली दीवार और इधर वाली दीवार, ये दीवार है 13, नहीं ये 14 और ये भी 14, 14 और 14 28, तो ये 40 और 28 जोड़ोगे तो 68 वर्ग मीटर। ये 1 वर्ग मीटर का 20 रुपया है, तो 68 वर्ग मीटर का कितना हो जाएगा, 20 × 68, तो ये 1360 रुपया हो जाएगा। 1360 रुपया इसका आंसर आ गया, 1360 रुपया इसका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट सवाल देखिए, ये क्या है, एक टीन के बॉक्स की माप 3 मीटर, 2 मीटर और 1.80 मीटर है। इसके बाहर के सभी फलकों पर 24 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से पेंट कराने का व्यय क्या होगा। अब यहाँ पे क्या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल लगेगा। पहले हमारा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं लगेगा, क्योंकि पहले दिया था हमें फिक्स दे रखा था कि 4 दीवारों पर, यहाँ पे दे रखा था कि चारों दीवारों पर पेंट। दीवारें तो कितनी होती है, 6 दीवारें होती है, एक ये आगे की दीवार, पीछे की दीवार, दाएं और बाएं की दीवार, ऊपर और नीचे की दीवार। तो हमें ऊपर और नीचे पेंट नहीं करवाना था, सिर्फ 4 दीवारों पर पेंट करना था। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे सवाल में बोल रहा है कि एक टीन के बॉक्स की माप ये है और इनके बाहर के सभी फलकों पर, सभी फलक दे रखे, सभी फलकों पर 24 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से पेंट कराने का व्यय क्या होगा। तो यहाँ पे सभी पृष्ठ बोल रहा है, तो सभी पृष्ठ बोल रहा है मतलब सभी फलक पे हमें पेंट करवाना है। तो यहाँ पे क्या लगेगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल लगेगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल।
घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2LB प्लस BH प्लस HL, ये होता है 2 लंबाई और चौड़ाई का गुणा। यहाँ पे मैं आपको चित्र बना के नहीं बता रहा हूँ, आप डायरेक्ट यहाँ पे गुणा कर लो। 3 दूकी 6, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 दूकी 6, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, प्लस इन दोनों का गुणा करो, इन दोनों का गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा? ये 0 का 0 आ जाएगा, 8 दूकी 16 ना 18 18 दू 36, यहाँ पे 36 आ जाएगा। और 2 संख्या के बाद पॉइंट है तो यहाँ पे 2 संख्या के बाद यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, प्लस अब इन दोनों का गुणा करवा, पहले इन दोनों का गुणा फिर इन दोनों का गुणा, अब इन दोनों का गुणा करवा, इन दोनों का गुणा कितना आ जाएगा? 18 54 आ जाएगा। और यहाँ पे 0, 2 संख्या के बाद पॉइंट तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। अब इसको सोल्व करो, 2 अब इनको जोड़ो, कितना आ जाएगा? ये इनको जोड़ोगे तो ये पीछे 0 है तो इंटू पीछे 0 है तो 0 लगा लो। 6 और 4 10, 10 का 0 हासिला 1, 5 और 1 6, 6 और 3 9, 9 और 6 15, 9 और 6 15, 2 संख्या के बाद पॉइंट है तो यहाँ पे पॉइंट, 15 दूकी 30, तो यहाँ पे क्षेत्रफल कितना आ जाएगा? 30 वर्ग मीटर आ जाएगा। क्षेत्रफल कितना आ गया? 30 वर्ग मीटर। और 1 वर्ग मीटर का कितना रुपया लग रहा है? 24 रुपया। 1 वर्ग मीटर का कितना रुपया लग रहा है? 24। तो 30 वर्ग मीटर का कितना रुपया लगेगा? 30 × 24, ये गुणा कर लो तो ये कितना आ जाएगा? 30 × 24 का गुणा करोगे 0, 24 × 72, 24 × 72 720 रुपया, 720 रुपया, ये इसका आंसर आ गया। 720 रुपया इसका आंसर आ गया, 720 रुपया इसका आंसर आ गया। तो सवाल क्या था? सवाल बोल रहा था एक टीन के बॉक्स की माप 3 मीटर 2 मीटर और 1.80 मीटर। ये एक बॉक्स है, इस टाइप की एक बॉक्स है। ये माप दे रखी, ये 3 मीटर है और ये 2 मीटर है और ये 1.80 मीटर है, 80 मीटर है। और हमें सभी फलकों पर हमें पेंट करवाना है, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल लगेगा। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2LB प्लस BH प्लस HL, लंबाई और चौड़ाई का गुणा, 3 दूकी 6 तो 6 आ गया, चौड़ाई और ऊंचाई का गुणा, 18 दूकी 36 तो यहाँ पे 18 दूकी 36 और पीछे 0 0 लगा लिया, और 2 संख्या के बाद पॉइंट है, 2 संख्या के बाद पॉइंट लगा लिया। अब इसका इन दोनों का गुणा करो, 18 54 तो यहाँ पे 54 लगा लिया, एक यहाँ पे 0 0 लिख लिया, 2 संख्या के बाद पॉइंट तो 2 संख्या के बाद पॉइंट लगा लिया। अब इनको जोड़ो, 0 6 और 4 10 का 0 हासिला 1, 5 और 1 6, 6 और 3 कितना होता है? 9, 9 और 6 15, यहाँ पे 15 लिख लिया, 2 संख्या के बाद पॉइंट है, पॉइंट लगा लिया, 15 दूकी 30, 30 वर्ग मीटर। क्षेत्रफल कितना आ गया? 30 वर्ग मीटर पर हमें पेंट करना है। पेंट कितने पे करना है? कितने क्षेत्रफल पे करना है? तो 30 वर्ग मीटर पे करना है। तो 1 वर्ग मीटर का कितना है? 1 वर्ग मीटर का 24 रुपया, तो 30 वर्ग मीटर का कितना होगा? ये 30 × 24 कर लो, 720 रुपया, 720 रुपया इसका आंसर आ गया, ये इसका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट देखो, एक घन का आयतन 729 वर्ग घन मीटर है। एक घन का आयतन कितना? 729 घन मीटर है। घन की भुजा है, हमें क्या आयतन दे रखा है और हमें घन की भुजा ज्ञात करनी है। हम जानते हैं कि घन का आयतन क्या होता है? घन का आयतन क्या होता है? भुजा क्यूब, भुजा क्यूब होता है। और आयतन कितना दे रखा है? 729 = भुजा क्यूब। 729 किसका क्यूब होता है? 729 किसका क्यूब होता है? 9 का क्यूब होता है। 9 का क्यूब 729 होता है। ये क्यूब से क्यूब कैंसिल, तो भुजा कितने की आगे? 9 मीटर की आगे। भुजा कितने की आगे? 9 मीटर। तो 9 मीटर इसका आंसर आ गया। भुजा कितने मीटर की आगे? तो 9 मीटर की आगे। तो सवाल क्या बोल रहा था? यहाँ पे सवाल बोल रहा था एक घन का आयतन 729 घन मीटर है, तो घन की भुजा ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं घन का आयतन भुजा क्यूब होता है। आयतन हमें दे रखा है 729, तो 729 लिख लिया, यहाँ पे ये एज इट इज लिख लिया। ये 729 किसका क्यूब होता है? 9 का क्यूब होता है। ये 3 से 3 कैंसिल, और ये भुजा कितने की आ गई? 9 मीटर की आ गई। तो 9 मीटर इसका आंसर आ गया, 9 मीटर इसका आंसर आ गया। अब आगे देखिए, एक डिब्बे की माप 28 सेमी, 22 सेमी और 6 सेमी है। तो इसमें 11 सेमी, 7 सेमी और 1.5 सेमी माप की कितनी ग्लास स्लैब रखी जा सकती है? तो इसको हम क्या 2 तरीके से करेंगे। पहला तरीका क्या है? आप डायरेक्ट देखो, शॉर्टकट तरीका क्या है। एक डिब्बे की माप है 28 सेमी, 22 सेमी और 6 सेमी है। तो इसमें 11 सेमी, 7 सेमी और 1.5 सेमी माप की कितनी ग्लास रखी जा सकती है? तो ये तो आकृति बड़ी है और ये छोटी है, तो ये
बड़ी आकृति में छोटी का भाग दे देना है, बड़ी आकृति में छोटी का भाग दे देना है तो आंसर निकल जाएगा। कैसे करोगे? तो ये 28 सेमी है, 28 सेमी। आप डायरेक्ट यहाँ पे भी भाग, चलो मैं एक बार डिटेल करवा लेता हूँ फिर शॉर्टकट करवाऊंगा। जैसे ये एक घनाभ की आकृति है, ये घनाभ की आकृति है एक, और ये 28 सेमी है, ये 22 सेमी है और ये 6 सेमी है। और इसमें क्या है, ये इस घन की आकृति रखनी है। ये छोटा घन है, ये नहीं ये घनाभ है, छोटा घनाभ है, ये घनाभ है, छोटा घनाभ है। और इसकी आकृति क्या है, 11 सेमी की है और ये 7 सेमी की है और ये 1.5 सेमी की है, 1.5 सेमी की है। तो कितनी ग्लास रखी जा सकती है? तो आपको क्या करना है, आपको डिटेल में करना है। तो आप क्या करोगे, इसका जो आयतन होगा, इसका जो आयतन होगा इसमें से इस आयतन का भाग दे देना है। तो इसका आयतन क्या हो जाएगा, V इक्वल टू, इसका आयतन क्या हो जाएगा, V1। और ये हमें एन की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। तो एन ज्ञात करनी है, V/V1 हो जाएगा। V की वैल्यू कितनी है, 28 × 22 × 6 अपॉन V1 क्या, V1 की माप कितनी है, 11 × 7 × 1.5। तो अब इसको कैंसिल करो, 11 2 की 22, 7 चौक 28 और ये कितना पॉइंट हटा जाएगा यहाँ पे 0, 15 चौक 60। तो अब एन की वैल्यू कितनी आ गई, ये 4 चौक 16, 16 2 की 32। तो एन की वैल्यू कितनी आ गई, 32। कितनी आकृति रखी जा सकती है, 32 आकृति रखी जा सकती है। तो 32 इसका आंसर आ गया। तो आपके एग्जाम में यदि ये सवाल पूछ लिया जाए तो आप क्या करोगे, डायरेक्ट अगर 2 माप दे रखे, एक डिब्बे की माप दे रखी है, ये बड़ा डिब्बे की माप दे रखी है, ये दे रखी है, और छोटे डिब्बे की माप ये दे रखी है। हमें इस माप में ये आकृति समान है, मतलब ये बड़ा डिब्बा है, बड़े डिब्बे में छोटे छोटे पीस रखने हैं, इस माप के छोटे छोटे पीस रखने हैं। तो आप क्या करोगे, ये दे रखी है तो इसमें ये भाग दे देना है, 11 × 7 × 1.5। तो आप डायरेक्ट भाग लो, 11 2 की 22, 7 चौक 28 और यहाँ पे पॉइंट हटाओगे 0, 15 चौक 60, 4 चौक 16, 4 2 की 8 और 8 चौक 32। तो 32 इसका आंसर आ जाएगा। कितनी आकृति रखी जाएगी, 32 आकृति रखी जाएगी। तो आपको एग्जाम में ये चित्र भी नहीं बनाना है और ये भी नहीं करना है, चित्र भी नहीं बनाना है और ये भी नहीं करना है। आप डायरेक्ट यहाँ से ही काट लो, ये दे रखिए, ये माप दे रखिए, यहाँ से काटो, 11 2 की 22 और 7 चौक 28 और 15 चौक 60, यहाँ पे 0 आ जाएगा, ये पॉइंट हट जाएगा, 15 चौक 60। अब इनका गुणा करो, 4 2 की 8 और 8 चौक 32। तो यहाँ पे 32 इसका आंसर आ गया, यहाँ पे 32 इसका आंसर आ गया, 4 2 की 8 और 8 चौक 32। तो डायरेक्ट 32 इसका आंसर आ गया। तो इस तरह से आपको एग्जाम में करना है। तो ये बड़ी आकृति है और ये छोटी आकृति है। हमें इस बड़े डिब्बे में से छोटे छोटे पीस रखने हैं, छोटे छोटे इस माप के पीस। ये बड़ा डिब्बा है, बड़े डिब्बे में छोटे छोटे पीस रखने हैं। तो ये माप दे रखी है और इस माप में, तो आपको यहाँ पे डायरेक्ट भाग दे देना है। ये भाग दे दोगे तो आंसर निकल जाएगा। तो ये इसका आंसर निकल गया। अब देखो आगे, एक पानी की टैंक की माप 2 मीटर। एक पानी की टैंक है, मैं बना लेता हूँ, ये पानी की टैंक है, ये पानी की टैंक है, ये माप है 2 मीटर, 1.5 मीटर और 2.5 मीटर। मैं ये चित्र ये समझाने के पर्पस से बना रहा हूँ। आपको एग्जाम में ये चित्र नहीं बनाना है। ये माप दे रखिए, कितने लीटर पानी भरा जा सकता है, कितने लीटर पानी भरा जा सकता है। तो पानी भरना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, आयतन ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि घनाभ का आयतन क्या होता है, घनाभ का आयतन क्या होता है, घनाभ का आयतन होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। ये आयतन होता है। तो इनका गुणा कर लो, इनका गुणा कर लो, हमें इसका आयतन ज्ञात करना है, आयतन ज्ञात करना है। तो इसका गुणा कर लो, तो इसका गुणा क्या हो जाएगा, 2 × 1.5 × 2.5, इनका गुणा करो, ये कितना हो जाएगा, 15 2 की 30 × 2.5, तो 25 या 75, 25 या 75 और एक संख्या के बाद पॉइंट है, तो ये घन मीटर। तो ये इसका क्या हो जाएगा, ये इसका तो क्या हो जाएगा, घन मीटर। इतना पानी भरा जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा है, हमें लीटर में दे रखा है, यहाँ पे मीटर में आ रहा है, जबकि यहाँ पे लीटर में दे रखा है। तो हम क्या जानते हैं, एक घन मीटर, एक घन मीटर कितने के बराबर होता है, एक घन मीटर 1000 लीटर के बराबर होता है, 1000 लीटर के बराबर होता है। तो ये घन मीटर की जगह 1000 का गुणा कर लो, 7.5 में 1000 का गुणा कर लो, तो यहाँ पे पॉइंट हटाया और 1 0 कैंसिल हो जाएगा,
तो 7500 इसका आंसर आ जाएगा। 7500 लीटर इसका आंसर आ जाएगा। 7500 लीटर ये इसका आंसर आ गया, ये इसका आंसर आ गया। सवाल क्या था? सवाल बोल रहा था एक पानी की टैंक की माप 2 मीटर, 1.5 मीटर, 2.5 मीटर है, इसमें कितने लीटर पानी भर रहा है। पानी भरना है तो हमें आयतन ज्ञात करना पड़ेगा। हम जानते हैं कि घनाभ का आयतन क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। 2 इंटू 1.5 इंटू 2.5, इनका गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा? 7.5 घन मीटर आएगा। घन मीटर, हमें आंसर किस में लाना है? लीटर में लाना है। यहाँ पे तो घन मीटर आ रहा है, लेकिन हमें आंसर लीटर में लाना है। तो हम क्या जानते हैं? 1 घन मीटर बराबर 1000 लीटर के बराबर होता है। 1 घन मीटर 1000 लीटर के बराबर होता है। तो घन मीटर की जगह 1000 लीटर लिख लो, तो 1000 लीटर यहाँ पे लिख लिया, 1000 लीटर लिख लिया। घन मीटर की जगह 1000 लीटर लिख लिया। यहाँ पे पॉइंट हटाया, 1 जीरो यहाँ से कैंसिल करो। यहाँ पे 75 में 100 का गुणा करो तो 7500 लीटर, तो 7500 लीटर इसका आंसर आ गया। 7500 लीटर इसका आंसर आ गया। अब आगे देखो, ये सवाल देखो। 2 मीटर लंबी 2 मीटर लंबी 5 मीटर ऊंची तथा 50 सेमी मोटी दीवार बनाने में 25 सेमी, 20 सेमी और 10 सेमी माप की कितनी ईंटें चाहिए? कितनी ईंटें चाहिए? तो हमें इसके लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा? जो ऊपर वाली संख्या ये भाग देना है, डायरेक्ट क्या करना है? भाग देना है। लेकिन यहाँ पे मीटर में दे रखा है, यहाँ पे मीटर में, यहाँ पे सेमी में। या तो सभी की इकाई सेम करो, या तो सभी को सेमी में बदलो, या तो सभी को मीटर में बदलो। यहाँ पे 20 मीटर दे रखा है, यहाँ पे 5 मीटर दे रखा है और यहाँ पे 50 सेमी दे रखा है। तो यहाँ पे मीटर है, मीटर को सेमी में बदलो। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं? मीटर को सेमी, 1 मीटर बराबर किसके बराबर होता है? 100 सेमी के बराबर होता है। 1 मीटर बराबर 100 सेमी के बराबर होता है। तो यहाँ पे 100 का गुणा कर लो। यहाँ पे क्या करना है आपको? 100 का गुणा करना है। तो यहाँ पे 100 का गुणा कर लो, सेमी में बदलेगा। तो यहाँ पे 2000 आ जाएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 500 आ जाएगा। तो ये सेमी में हो गया, ये सेमी में कन्वर्ट हो गया। और ये 50 सेमी तो है ही सही, 50 सेमी तो है ही सही। तो यहाँ पे क्या, जो ये बड़ी संख्या है तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या का भाग दे दो, डायरेक्ट आंसर निकल जाएगा। 2000 इंटू 500 इंटू 50 अपॉन ये देखो 25 इंटू ये 20 इंटू 10। अब यहाँ पे काटो, 25 दू की 50, 2 बार कटा। अब 20 से ये कितने बार कटेगा? 20 से ये 100 बार कटेगा। और ये 10 से ये काटो, ये 0 से ये 0 कैंसिल कर लो। अब ये करो, 5 दू की 10, तो यहाँ पे 10, 1 2 3, 3 जीरो 3 जीरो लगा लो, तो 10,000 इसका आंसर आ जाएगा। 10,000 का ये रहा, तो ये इसका आंसर आ गया, ये इसका आंसर आ गया। तो सवाल क्या था? सवाल बोल रहा था 20 मीटर लंबी 5 मीटर ऊंची तथा 50 सेमी मोटी दीवार बनाने में ये इतने माप की कितनी ईंटें चाहिए। तो हमें कितनी ईंटें चाहिए ये हमें संख्या निकालनी है। तो हम क्या करेंगे? एक बार इकाई समान करेंगे। ये मीटर है और ये सेमी में, तो मीटर को सेमी में बदलो। तो 1 मीटर बराबर 100 सेमी के बराबर होता है। 1 मीटर 100 सेमी, तो यहाँ पे मीटर की जगह 100 का गुणा करना है, मीटर की जगह 100 का गुणा करना है। तो यहाँ पे 100 का गुणा करोगे तो ये सेमी में बदल जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये 2000 आ जाएगा, 2000 आ जाएगा, यहाँ पे 500 आ जाएगा और ये 50 आ गया। तो आप यहाँ पे डायरेक्ट काट लो, 25 दू की 50 और 20 से ये कितनी बार? 100 बार कटेगा। और 10 से ये कितनी बार कटेगा? 10 से ये 500 काटो, या हाँ 10 से ये काट लो, कितनी बार कटेगा? 10 बार कटेगा। अब ये 5 दू की 10, 5 दू की 10 और यहाँ पे 1 2 3 जीरो 3 जीरो लगा लो, तो 10,000 इसका आंसर आ गया। तो इस तरह से आपको सवाल में इसको सॉल्व कर लेना है, इसको इस तरह से सवाल में सॉल्व कर लेना है। तो आज की क्लास हम यहाँ पे एंड करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।